चैनल हेलो कंपटीशन। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम आपके सामने है। तो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ ठीक ठाक से करके जाना है। ओके, तो इसीलिए हम लोग ला रहे हैं आपका वन शॉट वीडियो। ओके, जिसमें हम लोग कंसेप्ट को टच करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करने में ज्यादा जोर देंगे। ओके, तो चलो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं कंसेप्ट टच करवाऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे मूव ऑन करूंगा। ओके, तो जिस चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहला आपका जो कंसेप्ट आता है वो है आपका करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट इज द amount of charge flowing through a particular cross section of the conductor per unit time. ओके, इतना तो आपको पता होगा। अब मान लो आपको कहा कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से मूव कर रहा है, तो फिर Q के जगह आप लिख दोगे Ne अपॉन T। ओके, एंड सो दिस Q इज इक्वल टू Ne। मैंने आपको कहा था दिस इज द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ओके, ये प्रूव करता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, यहाँ पे n क्या हो सकता है, n का परमिसिबल वैल्यू हो सकता है आपका 1, 2, तो एनी इंटीजर। ओके, और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, फिर देखो इसका यूनिट क्या होता है आपका, आपको तो पता होगा इसका यूनिट बड़े ही फेमस साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पे है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ओके, फिर आपका करंट का कंसेप्ट क्या, फिर आता है आपका पोटेंशियल वाला कंसेप्ट। ठीक है, देखो पोटेंशियल तो दो तरह का होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है, इसको समझो। मान लो दिस इज अ पॉइंट। ओके, आपका पॉइंट है एक ए and there is a charge Q। इस चार्ज Q को आपने सम इंफिनिटी, मतलब इतना दूर है, पॉइंट A से बहुत दूर है। ओके, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंफिनिटी, लेकिन मैं मान रहा हूं कि बहुत दूर जो डिस्टेंस है मैं उसको इंफिनिटी मानूंगा। तो इंफिनिटी से आपने इस चार्ज Q को इस A पॉइंट में लाके रख दिया। सो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब जो वर्क डन आपको करना पड़ा इस चार्ज को यहां पे लाने के लिए। ठीक है, मैंने आपको समझाया था इसको बहुत डिटेल्स में, मैंने अपने इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर नंबर 1 या 2 में समझाया हुआ था। ठीक है, उसको जाके फिर से एक बार देख सकते हो आप लोग। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल में एक पॉइंट आपको नोन होता है दैट इज ए, और एक पॉइंट आपको नोन नहीं होता दैट इज द इंफिनिटी। ओके, ये आपको पता नहीं कौन सा पॉइंट है, बहुत दूर है हम लोग मान लेते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो नोन पॉइंट्स के बीच में। ओके, VA और VB मान लेते हैं। चलो, ये वाला पॉइंट आपका A आ गया, ये वाला पॉइंट आपका B आ गया। ओके, तो इतना तक क्लियर है आपको। चलो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो कंसेप्ट हमको आता है दैट इज द वेरी फेमस लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको सभी को पता है कि ओम भैया ने आपको क्या कहा कि V प्रोपोर्शनल टू I, जहां पे हम लोग अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐड करें तो ये ऐसा कुछ खड़ा हो जाता है इक्वेशन आपका, V इज इक्वल टू IR। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आपका इक्वेशन है, इसमें एक चीज मुझे बताओ, आपका कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस है कांस्टेंट, है ना? लेकिन क्यों कांस्टेंट है? चलो खैर, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि R कांस्टेंट आपका क्यों है, इसको एक बार ना जरा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है R क्यों कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको जरा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो दिस इज द ओम्स लॉ। फिर हम लोग को आता है क्या, रेजिस्टेंस वाला आपका रिलेशन R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, जो कि हर एक मटेरियल के लिए अपना
एक अलग वैल्यू होता है और कांस्टेंट होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ओके, बोथ दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टिविटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, एक चीज जब आप ओम्स लॉ को अप्लाई करोगे तब आपको याद रखना पड़ता है कि ये ओम्स लॉ तभी आपके लिए एप्लीकेबल होता है जब फिजिकल जो आसपास का जो फिजिकल पैरामीटर्स है वो आपको कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तब क्या होगा, तब ओम्स लॉ का नहीं वैलिड होगा। ठीक है, ओरिजिनल कंडीशंस पे ही आपका ये वैलिड होता है। चलो, अब आपने ये भी जान लिया, तो इतना तक जो आपने जान लिया, अब लगता है ओवरऑल हम लोग चलो और एक दो तीन चीजें मैं आपको फिर डिस्कस कर भी देता हूं। मतलब मेरे दिमाग में ना घूम रहा है, ये पढ़ा दूं वो पढ़ा दूं, लेकिन दिस इज वन शॉट। ओके, मैं आशा करता हूं आप लोग और 1.5 महीना ही बाकी है, तो ओवरऑल कंसेप्ट आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सीरीज में कनेक्शन हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका इंडिविजुअल सम होता है R1 प्लस R2। ओके, एक मिनट, ठीक है, हाँ, और R3, तो ऐसे हो जाएगा। और अगर पैरेलल में हो तो 1 अपॉन R विल बी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो ऐसा हो जाएगा आपका, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, अब एक मान लो आपका सिंपल एक कंडक्टर है। ओके, I करंट फ्लो कर रहा है, T टाइम तक फ्लो कर रहा है, इसका मान लो रेजिस्टेंस आपका R है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीट एनर्जी डेवलप होगा that will be proportional to, or you can say equals to I square RT। ओके, एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू आता है, फिर जब आप प्रोपोर्शनलिटी को उठाते हो कांस्टेंट K लाते हो तो K का वैल्यू 1 हो जाता है। अगर SI यूनिट्स में पुट करते हो ना हर वैल्यू को, तो K का वैल्यू 1 हो जाता है। दैट्स व्हाई H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और पावर का फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो पावर विल बी I स्क्वायर R। इसके और भी सारे कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं। ओके, ये एक बहुत ही फेमस होता है कि V स्क्वायर बाई R यूज करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसको बढ़िया तरीके से सीखो और करो। मान लो इस बार भी इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। ओके, और यही आता भी है, या फिर आपको तो डेरिवेशन पूछ सकता है, या फिर इसी से रिलेटेड थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर करो और लास्ट में आंसर मेरे साथ मिला सकते हो। ओके, या फिर आप फ्लो में देखते जाओ, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 होगा। ओके, ओम मीटर। तो आपको रो का वैल्यू दे दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, so what will be the resistance of the silver wire of length 10 meter and cross sectional area 2 into 10 to the power -3 meters पर। तो बहुत ही चिंदी छाप क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, सीबीएसई में आया हुआ है। वैसे सीबीएसई टफ आता कहाँ है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ही आते हैं ना, कोई बात नहीं। तो रो L अपॉन A। ओके, तो रो आपको दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू L आपको कितना दिया है, 10 दिया गया है, अपॉन आपको ये कहा गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते होंगे, चलो कर लेते हैं। ये 2 और ये 1.6 तो कटा, तो 0.8, तो 0.8 इंटू, अब देखो 10 टू द पावर -6 इंटू 10 है, मतलब 10 टू द पावर -5। अब ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 10 टू द पावर -2 आ जाएगा आपका। ओके,
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ तो 8 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हुआ ना आसान सा क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, चलो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। अब क्या कहता है, a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length। अब देखो, इसको फील करने की कोशिश करो। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या गलत करने वाले हो इस क्वेश्चन में पता है? आप बैठा दोगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब रो और ए आप कांस्टेंट मान लोगे। अब यहीं पे पूरा क्वेश्चन आप गलत कर बैठोगे। ओके, मेरी बात मानो, इसमें ऐसे नहीं किया जा सकता। ओके, क्योंकि अब इसमें ना फील करने की कोशिश करो। अगर आपने एक वायर को लिया, ठीक है, और आपने उसको स्ट्रेच किया, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तब क्या होगा? क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा? लेंथ में तो चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका चेंज होगा। यही फंडा है। अब यही क्वेश्चन ना जब आप फिर जाके नीट या जेई में करने जाओगे तब नहीं होगा। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्या करना है? अगर आपने ऐसे खींचा तब क्या होगा? आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है? इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नहीं करना है। देखो ये वाला समझ लो क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तो आपको पता है। एक काम करो, सिर्फ एक काम करो, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए इंटू एल, मतलब आपका वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है आपका? वॉल्यूम। अब देखो, अब कितना आसान हो जाएगा कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है, आप जो भी करो, खींचो या फिर उसको दबाओ, ऐसे वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट है। अब पूरा इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो कि R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ओके, फिर अब मान लो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आपका L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। ओके, अब R1 आपका दिया गया है ऑलरेडी 20, R2 निकालना है आपको। अब देखो L1 आपको कुछ नहीं दिया गया तो L1 ही मान लेते हैं ना, L1 स्क्वायर। अब बोला है कि आपका न्यू लेंथ प्रीवियस लेंथ का ट्वाइस आपने कर दिया, तो L2 आपका 2L1 हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर है उसका, फिर 4L1 स्क्वायर, ये आपका कट गया। तो फिर R2 आपका आंसर आ जाएगा 80 ओम। क्लियर? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बढ़िया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, और ये आया हुआ है सीबीएसई में। ओके, सम दिल्ली या फॉरेन में आया हुआ था, उतना याद नहीं, लेकिन आया हुआ है, डेफिनेटली इट हैज कम। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, why is a series arrangement not used for connecting domestic electrical appliances in a circuit? तो सेंटेंस तो आप फ्रेम कर सकते हो, इतना मैच्योर तो आप हो ही गए हो, कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल फंडा समझा देता हूं। मान लीजिए आपका एक सर्किट है, सर्किट में ये एक बल्ब है आपका B1, मैं नाम दे देता हूं, और मान लीजिए आपका और एक बल्ब है, मान लो B2। ओके, ये भी मैंने नाम दे दिया, और मान लो पूरा सर्किट आपका जो जैसा है, ठीक है। अब फील करो, मान लीजिए कोई कारण के लिए आपकी जो B1 है ये खराब हो गया, ठीक है, आपका खराब हो गया। अब क्या होगा? अरे भाई अब सुनो, ये जो B2 है ये खराब नहीं हुआ है, ये अपना फुल पोटेंशियल इसका है, ठीक है, पूरा काम करने की क्षमता रखता है, लेकिन क्योंकि B1 खराब हो गया है, अरे करंट तो जा ही नहीं पाएगा B2 में, तो B2 भी ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगा। अब आप इसको ऐसे सोचो,
मान लो आपके घर का जो पंखा है वो बंद हो गया काम करना, और अगर सीरीज में पूरा आपका हाउस होल्ड आपका कनेक्शन लगाया हुआ है, डोमेस्टिक कनेक्शंस, तो क्या होगा, आपका जो पूरा घर का जो सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, फैन है, पंखा है, फ्रिज है, सब बंद हो जाएगा। ओके, तो ये रिस्क कोई लेता है क्या? नहीं लेता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग सीरीज में नहीं लगाते। दिस इज अ वेरी गुड डिसएडवांटेज। ओके, पूछता है सीबीएसई कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। ये सीरीज कनेक्शन एक डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर पैरेलल आपने लगाया, ये एक है, एक ब्रांच है, तो मान लो ये वाला खराब हो गया तो कोई बात नहीं, ये तो चलता जाएगा ना, बिकॉज करंट तो इसमें डिवाइड हो रहा है, तो इसमें तो करंट जाएगा। अगर इसमें नहीं जा पाया तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन इज प्रेफर्ड ओवर सीरीज कनेक्शन। ओके, फिर देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक मिनट, हाँ मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। हाँ, अब लगता है ठीक है। यस, चलो अब लगता है ठीक है, इसको मिटा भी देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, ये कनेक्शन आपको दिया गया है। एक मिनट, हाँ चलो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो ठीक है, चलो रिजॉल्व हो गया। तो अब मान लो आपको ये कनेक्शन दिया हुआ है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला है। चलो, बहुत ही चिंदी छाप क्वेश्चन है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो क्लियरली 5 और 10 आपका पैरेलल में है, तो आरपी निकाल लो। कैसे निकालते हैं? 10 इंटू 5 मतलब आपका 50 अपॉन 10 प्लस 5 मतलब 15। ऐसे डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है, डायरेक्ट करना सीखो। तो 5 से काटो, 10 अपॉन 3 हो गया। अब ये देखो, यही जो 10 अपॉन 3 आपका है, दिस इज इन सीरीज विद द 7 ओम रेजिस्टेंस, तो 7। तो ओवरऑल ये कितना आने वाला है आपका? 31 अपॉन 3। ओके, सो दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, या फिर आप इसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। अब पूछा है टोटल करंट निकाल दो, तो करंट कैसे निकालते हैं? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, अपना प्यारा सा ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। तो V आपका है 6, तो 6 अपॉन 31 इंटू 3, तो ये भी आपका निकल आएगा ना 18 अपॉन 31 एम्पियर। चलो, आप डेसिमल में तो आप कर ही सकते हो इसको, कोई बात नहीं। ओके, और फिर है आपका वोल्टेज निकालना। 7 ओम रेजिस्टर होगा, ओके, ये वाला ओम होगा। ओके, 7 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे? फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करोगे। V इज इक्वल टू आई आर है आपका, तो V इज इक्वल टू आई तो आपको मिल गया, क्योंकि 7 ओम से भी तो 18/31 जाएगा, मेन सर्किट करंट है ना ये। तो 18/31 इंटू आपका 7। ओके, तो 126 अपॉन 31। ओके, हो गया। चलो, वोल्ट। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी मैं करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी रह जाएंगे, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कवर कर देने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। Why does the connecting cord of an electrical heater not glow red hot while the heating element does? क्या होता है ना कि आपका जो हीटर होता है उसमें एक ऐसा कॉइल होता है, ठीक है। अब ये जो कॉइल बना हुआ होता है ना, एक ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जिसका हाई रेजिस्टेंस हो, जिसका हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है। तो आपको तो पता ही है जूल्स लॉ से कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, कि जितना आपका रेजिस्टेंस होगा, जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस, उतना ही आपका हीट बढ़ता जाएगा। ओके, तो अगर ये वाला हाई रेजिस्टेंस स्क्वायर है, तो अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो R तो बहुत बड़ा है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत देर तक करंट फ्लो करता जा रहा है, तो ये इतना गर्म हो जाएगा कि आपका ये रेड हॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उधर जो कॉर्ड है आपका,
वो कॉर्ड क्या होता है, लो रेजिस्टेंस वायर से बना होता है। मेनली मैं कह दे रहा हूं आपको, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, ठीक है, इसलिए वो रेड हॉट नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब आपका ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, चलो कर लेते हैं, और आसान क्वेश्चन है क्योंकि मुझे याद है मैं ये चीज आपको बहुत डिटेल्स में समझाया था ओम्स लॉ के ग्राफ में कि कैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, क्या नहीं होता है। चलो, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर अगेंस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सीधा सीधा क्वेश्चन है आपको कि अगर पोटेंशियल डिफरेंट को करंट के अगेंस्ट प्लॉट करे तो कैसा ग्राफ आता है। अरे भाई ऐसा आता है ना, एक स्ट्रेट लाइन आता है जो ओरिजिन से पास कर रहा होता है, ओके, तो शेप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ग्राफ का, ठीक है। और व्हाट डज दिस स्लोप ऑफ दिस वी ग्राफ एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट, मैंने आपको कहा था कि एनी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है अगर आपका, तो स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो v अपॉन आई, तो v अपॉन आई मतलब r होता है ना, तो एनी पॉइंट पे आपका स्लोप स्ट्रेट लाइन का क्या देगा आपको, रेजिस्टेंस दे देगा कंडक्टर का या फिर मटेरियल का, है ना। चिंदी छा क्वेश्चन है, आसानी से 2-3 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलो, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास अभी भी स्टॉक में, तो आज के लिए मैं और इतना ही रख रहा हूं, ठीक है। तो आगे से अभी जो चल रहा है, दिस इज द वन शॉट लेक्चर्स ऑफ क्लास 10, ओके, तो जरूर देखिएगा। और अगर आपको कुछ और चैप्टर्स चाहिए मैथ्स का या फिर साइंस का, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कोई डाउट्स हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, पॉजिटिवली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इंस्टेंट डाउट्स आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, ओके। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए।